हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 2 ऑफ फूड लॉ। तो फूड लॉ की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लास पे फूड लॉ के बारे में कुछ समझा था। क्लास नंबर 00 यानी कि ये हमारी बेसिक बैकग्राउंड क्लास थी, जिसमें हमने बेसिक हिस्ट्री, एक फाउंडेशन बिल्ड किया था फूड लॉ के बारे में। उसके बाद में हमने क्लास नंबर 1 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जहाँ से सेक्शंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो टोटल 12 चैप्टर है, इसमें से एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 को हमने पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम क्लास नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो चैप्टर्स हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के, ये अलग हैं। बाकी जो हमारी क्लास है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। यानी कि जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, क्लास नंबर 1 में पूरा चैप्टर उसमें फिनिश हो गया। बट आगे की जो क्लासेस होंगी वो हो सकता है कि आपके एक चैप्टर में 2 से 3 क्लासेस। जैसे कि आज जो हम पढ़ेंगे, ये जो हम चैप्टर नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2 में, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 भी लग सकती है इसको फिनिश करने में। तो इसके साथ में आपको इन चीज़ों को समझ के चलना है, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ठीक है? साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका फूड लॉ है, जो लॉ है यानी कि जो एक्ट है 2006 वाला, इसकी ओरिजिनल कॉपी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसको एक बार आपको पूरा एक्ट को देखना है। पूरे जो सेक्शंस दिए गए हैं 101 सेक्शन, उनको एक बार पढ़ना है और साथ ही साथ जो 12 चैप्टर्स हैं उनको एक बार देखना है। बाकी यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे, लेकिन एक बार जब आप ओरिजिनल एक्ट को पढ़ लोगे तो आपके माइंड में वो इमेज बन जाएगी, जिससे आपको सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। इस वजह से उसको एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू रहने वाला है, तो पेपर 1 पूरा फूड लॉ को कवर करता है, पेपर 2 आपका पूरा का पूरा फूड साइंस को कवर करता है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो आप स्व एजुकेशन का वीडियो कोर्स ले सकते हो। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, जो आपको प्रॉपर आंसर्स के साथ में मिल जाएंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ये कोर्स की फ़ीस है, आप इसके साथ में इनरोल कर सकते हो। डेमो क्लासेस वगैरह आपको कुछ यूट्यूब पे जो मिल रही है उनको आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप एप्लीकेशन पे जा करके डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हो। और कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए आप सो एजुकेशन की वेबसाइट पे जा सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सिंपली हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा आज का जो क्लास होगा, क्लास नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम अपने फूड लॉ के यानी कि जो हमारा एक्ट है, उसके हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डायरेक्टली डील करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली ये एफएसएसएआई के बारे में बताता है। तो एफएसएसएआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एफएसएसएआई को जो भी पावर्स मिलती हैं वो इसी चैप्टर से मिलती हैं। इसके साथ ही साथ एफएसएसएआई हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फूड से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखोगे चाहे लाइसेंसिंग से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखोगे चाहे फूड स्टैंडर्ड्स का कोई काम हो, इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि जो रेगुलेशंस वगैरह अगर बनाने हैं, ये सारा काम कौन करता है? एफएसएसएआई करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस वजह से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये आपको बताएगा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। इसके अंदर में जो मेन, चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, जो मेन हायर अथॉरिटी मेंबर्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो फूड अथॉरिटी है उसका एक कंपोजिशन देखने को मिलेगा, उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं और कौन कौन से मेंबर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसमें होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का है,
यहाँ पर टोटल आपको सेक्शन नंबर 04 से सेक्शन नंबर 17 तक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, जब आप देखोगे इनके अंदर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो इस वजह से हम इसको 2 या 3 क्लास में ख़त्म कर पाएँगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इस वजह से हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जितने सेक्शन आज हो सकेंगे ऑलमोस्ट हम 10 तक कवर कर लेंगे, सेक्शन नंबर 10 तक, उसके बाद में हम बाकी क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? तो जो सेक्शन नंबर 4 है हमारा, उसमें हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा एक्ट है 2006 वो पहले आया है, एफएसएसएआई इसके बाद में आया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बाद आया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 में उसी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 5 में हम कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई का जो कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। तो चेयरपर्सन सबसे हायर अथॉरिटी है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका कैसे क्या कंपोजिशन होता है फूड अथॉरिटी का वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो चेयरपर्सन है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती, वो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा सेक्शन नंबर 6 है, इसमें हम सिलेक्शन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलावेंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरपर्सन के बारे में पढ़ेंगे, और मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में देखेंगे। सेक्शन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे ऑफिसर्स और इसके साथ ही साथ जो अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ फूड अथॉरिटी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 11 में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। इसके साथ ही साथ सेक्शन नंबर 12 में हम फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 13 में हम साइंटिफिक पैनल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काम होता है स्टैंडर्ड्स को बनाना। फिर हम सेक्शन नंबर 14 में साइंटिफिक कमेटी के बारे में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 15 में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल क्या होता है। फिर हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसीडिंग ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। फूड अथॉरिटी टर्म जहाँ भी यूज़ हो रहा है इसका मतलब है एफएसएसएआई यानी कि सेंट्रल फूड अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सेक्शंस को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो सेक्शन नंबर 4 आएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। इस एक्ट में आपको ये ध्यान देना है कि ये एक्ट पहले आया, एफएसएसएआई बाद में इस्टेब्लिश हुआ है। इस वजह से यहाँ पर एफएसएसएआई के बारे में पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इस सेंस में आपको सारी चीज़ें समझनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट shall by notification establish a body to be known as the Food Safety and Standard Authority of India to exercise the power conferred on and to perform the function assigned to it under this act, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन नंबर 4 का सब सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर होगी कि वो नोटिफाई करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे एक ऐसी बॉडी को जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई, जिसका काम होगा एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन एंड टू परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे या फिर जो फंक्शंस हैं जो असाइन किए जाएंगे उनको कैसे परफॉर्म करना है, ये सारा काम किसका होगा, एफएसएसएआई का होगा। इसके साथ ही साथ जो भी पावर्स हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पावर्स होती हैं, बाकी जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, इन सब के हाथ में जो पावर्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करना, रेगुलेट करना। इसके साथ ही साथ कुछ आगे आने वाले टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो भी इस एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा एफएसएसएआई। ये बात पहले ही लिख दी गई थी हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर सब सेक्शन नंबर 2 में कुछ मेंशन किया गया है कि जैसे कि द फूड अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी, एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी बाय द नेम
aforesaid having perpetual succession and seal with the power to acquire होल्ड एंड डिपोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि एफएसएसएआई एक जो ऐसी बॉडी होगी उसके पास में कई सारे राइट्स होंगे, ठीक है, एक्वायर करने के, डिपोज करने के, प्रॉपर्टी के कई सारी पावर्स जो हैं वो उसके हाथ में होंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एफएसएसएआई को यहाँ पर काफ़ी सारी जो भी वर्क असाइन किए जा रहे हैं उसके साथ ही साथ जो भी पावर असाइन करी जा रही है वो सब के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है द हेड ऑफिस ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी एट दिल्ली। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस होगा, ये पहले ही बोल दिया गया था। उसके बाद में द फूड अथॉरिटी में इस्टेब्लिश इट्स ऑफिस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। उसके बाद में एफएसएसएआई चाहे तो अपने अदर ऑफिस इंडिया में कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे एफएसएसएआई ने इसके साथ साथ 4 रीजनल ऑफिस जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो आपका जो एक है कोलकाता में, दूसरा आपका जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक ऑफिस जो है वो मुंबई में देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको एक ऑफिस जो है वो चेन्नई में देखने को मिलेगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। तो एफएसएसएआई के इस टाइम पे 4 रीजनल ऑफिस है, एक कोलकाता में है, एक दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में है, एक मुंबई में है और एक चेन्नई में है। प्रेजेंट टाइम पे 4 रीजनल ऑफिस हैं एफएसएसएआई के। पहले एफएसएसएआई के और ज़्यादा ऑफिस थे, 8 ऑफिस थे, फिर 6 ऑफिस हुए। उसके बाद में अभी फाइनली जो है वो 4 ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है। बाकी इसके अलावा कुछ इंपोर्ट ऑफिसर्स भी एफएसएसएआई के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर 5 ये बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी और क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में मेंशन किया गया है कि द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, ठीक है। जो फूड अथॉरिटी है उसमें कौन कौन होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा फूड अथॉरिटी में, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बट यहाँ पर कुछ मेन मेंबर्स होंगे। आप कह सकते हो कि मेन जो स्ट्रक्चर होगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का उसमें जो मेन अथॉरिटीज़ होंगी उनके बारे में बात करी जा रही। तो फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड फॉलोइंग 22 मेंबर आउट ऑफ विच 1/3, ये आपको पता होना चाहिए, 1/3 शैल बी वुमेन, ठीक है, नेमली। तो यहाँ पर टोटल कहने का मतलब है कि इस फूड अथॉरिटी में एक तो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, चेयरपर्सन होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 22 और अदर मेंबर्स होंगे। 22 अदर मेंबर्स में जो 1/3 नंबर होगा वो वुमेन का होगा। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आगे बात करेंगे, जो 22 मेंबर्स में हम बात करेंगे वो कौन कौन से होंगे। यहाँ पर देखो 7 मेंबर्स ऐसे होंगे जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रैंक होती है। तो यहाँ पर जो 7 मेंबर्स होंगे वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक के होंगे या फिर उससे अबव होंगे। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विथ, कहाँ कहाँ से होंगे ये जो मेंबर्स होंगे 7 मेंबर्स। पहली बात तो इनका एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। इसके साथ ही साथ जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज होंगे वो किस किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से होंगे, दूसरे यहाँ पर कॉमर्स से होंगे, फिर यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर्स से होंगे और फूड प्रोसेसिंग से होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट से होंगे, लेजिस्लेटिव अफेयर्स से होंगे, इसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होंगे। तो टोटल यहाँ पर 7 मेंबर्स किस किस डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज से होंगे उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आगे मेंबर्स की बात करी जा रही है, हु शैल बी द मेंबर्स एक्स ऑफिसियो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 7 मेंबर्स हैं इनके बारे में ये मेंशन किया गया है कि ये जो 7 मेंबर्स होंगे जो हु शैल बी अ मेंबर एक्स ऑफिसियो, तो ये क्या होंगे, ये एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिसियो मेंबर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा मेंबर, ऐसा कैंडिडेट जो एक टाइम पे 2 ऑफिसेस को होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, हमारी कंट्री में, हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और
राज्यसभा, ये 2 सदन है हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में, ठीक है? जहाँ पर आपके जो लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर बात होती है, जो जो भी सेशंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है? तो जो हमारा राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में आपको पता है जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक है? जो आप देखते हो कि जो आपकी सभा चलती है उसमें सामने जो बैठते हैं सभापति, स्पीकर बैठते हैं, वैसे ही राज्यसभा में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है? राज्यसभा में जो पूरी राज्यसभा को हेड करते हैं वो होते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन जो होते हैं वो कोई अलग से चेयरमैन नहीं आते, वो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? तो हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक टाइप पे वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ ही साथ हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी है। तो एक टाइप पे वो दो ऑफिसेस को होल्ड कर रहे हैं, इस वजह से उनको हम एक्स ऑफिसियो चेयरमैन या फिर चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है? तो उनको हम क्या बोलेंगे? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलेंगे, ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जस्ट समझाने का मतलब यहाँ पर यही है कि एक्स ऑफिसियो का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड करता है उसको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है ये सारे पर्सन्स ऑलरेडी किसी मिनिस्ट्री में किसी भी पद पर तैनात होंगे, उसके साथ-साथ वो यहाँ पर एफएसएसएआई के भी मेंबर होंगे। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स ऑफिसियो मेंबर। आई होप अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ मेंबर्स की बात हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम फूड इंडस्ट्री से। तो फूड इंडस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ऑफ व्हिच वन स्मॉल बी फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है? उसमें से जो वन शैल बी फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होगा, ठीक है? फूड इंडस्ट्री से होंगे, उसमें से एक जो होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर जो 3 एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट होंगे और साइंटिस्ट होंगे। उसके बाद में 5 मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द रोटेशन एवरी 3 ईयर, ठीक है? तो यहाँ पर 5 मेंबर होंगे जिनको 3 साल में बार-बार चेंज करके अपॉइंट किया जाएगा। वन ईच इन सेरेटियम फ्रॉम द जोन एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ेंगे तो जो आपके शेड्यूल हैं वो लास्ट में दिए गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2006 के। उसमें कुछ स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर 5 मेंबर जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे जिनको 3 साल में चेंज किया जाएगा बार बार, इन यहाँ पर अपॉइंटेड बाय द रोटेशन एवरी 3 ईयर, ठीक है? उसके बाद में 2 पर्सन्स टू रिप्रेजेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। 2 पर्सन ऐसे होंगे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके साथ ही साथ 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये जब इनको आप प्लस करोगे तो यहाँ से टोटल कितने मेंबर हो गए? 7 मेंबर हो गए, ठीक है? तो यहाँ से 7 मेंबर हो गए। 7 मेंबर के बाद में आपके यहाँ से 2 मेंबर हो गए। यहाँ से आपके 2 मेंबर्स के बाद में आपके फिर से यहाँ से आपके 2 मेंबर हो गए। उसके बाद में आप देखोगे नीचे आपके 3 मेंबर हो गए। 3 मेंबर के बाद में ये आपके 5 मेंबर हो गए। 5 मेंबर के बाद में आप देखोगे यहाँ पर 2 हो गए। उसके बाद में 1 हो गए। इन सभी को आप प्लस करोगे तो आपका 22 नंबर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया है द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड इन सच अ मैनर सो एज टू सिक्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस। उसके बाद में ब्रॉड रेंज ऑफ रिलेवेंट एक्सपर्टीज एंड शैल रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जो चेयरपर्सन का सिलेक्शन होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो जो चेयरपर्सन होता है वो एक आईएएस ऑफिसर को मोस्टली अपॉइंट किया जाता है। उसके साथ ही साथ वो उनका बैकग्राउंड जो होता है वो फूड से भी रिलेटेड उनका बैकग्राउंड होता है। उनको फूड इंडस्ट्री का भी नॉलेज होता है, यानी कि फूड में पर्टिकुलर फूड के सेक्टर में उनको अच्छा नॉलेज होता है। इसके साथ ही साथ वो एक सिविल सर्वेंट होते हैं, इस यानी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा नॉलेज होता है। तो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो एक बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर काम कर सके। तो चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड इन सच अ मैनर एज टू सिक्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है? यहाँ पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी को जो सिक्योर करता है उसको यहाँ पर इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। एंड ब्रॉड रेंज ऑफ रिलेवेंट एक्सपर्टीज होती है। उसके बाद में इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है शैल रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री, ठीक है? यानी कि वो ऐसे पद पे जाकर के बैठता है
तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि एक तरीके से ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इस तरीके से उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है? क्योंकि वो एक तरीके से सुपीरियर मेंबर होता है, आप देखोगे पूरे एफएसएसएआई में चेयरपर्सन। तो यहाँ पर 2 पर्सन्स होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। जैसे कि हमारा कंट्री है इंडिया, यहाँ पर एक तो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द कंट्री। दूसरा जो आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि हेड ऑफ द एफएसएसएआई की बात करते हैं तो चेयरपर्सन है। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की, तो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो आपकी जो डेली टू डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है, एफएसओ को गाइड करना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, ये सारा काम कौन करता है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है। और जो एफएसएसएआई को कौन हेड करता है? वो चेयरपर्सन। उसके बाद में यहाँ पर देखो, द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि जो चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके साथ ही साथ वो जो पर्सन होता है, पर्सन ऑफ एमिनेंस होता है इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस और फ्रॉम द अमंगस्ट द पर्सन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज होता है, इसके साथ ही साथ उनका फूड साइंस का भी उनको नॉलेज होता है। who have been associated with the subject and is either holding or has held the position of not below the rank of secretary to the government of India। इसके साथ ही साथ उनका एक क्राइटेरिया और भी चाहिए, जो उनकी रैंक है नॉट बिलो द, एज अ मतलब वो पहले अपॉइंट होने चाहिए एज अ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर तो यानी कहने का मतलब है, अगर चेयरपर्सन की बात करते हैं तो एक तो वो उनको जो है बहुत अच्छा नॉलेज होता है फूड साइंस का। इसके साथ ही साथ वो एक आईएएस ऑफिसर होंगे, और आईएएस ऑफिसर में भी अगर उनका आफ्टर प्रमोशन जब वो सेक्रेटरी की रैंक पे पहुंचेंगे, रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद में वो चेयरपर्सन बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी लंबी जर्नी होती है। उसके बाद में चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन द एक्स ऑफिसियो, यहाँ पर बात हो रही है अदर देन द एक्स ऑफिसियो मेंबर। जो हमने पीछे बात करी थी वहाँ पर एक्स ऑफिसियो मेंबर की बात करी थी, यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिसियो ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। तो यहाँ पर सिलेक्शन कमिटी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो सिलेक्शन कमिटी होती है, वो रिकमेंड करती है मेंबर्स को, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट करती है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन का काम कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी करती है। उसके बाद में देखो, द चेयरपर्सन और मेंबर अदर देन एक्स ऑफिसियो ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है कि द चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन हो गया एफएसएसएआई का, इसके साथ ही साथ मेंबर जो कि अदर देन एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, यानी कि वो एक टाइम पे किसी और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अदर देन एक्स ऑफिसियो की बात हो रही है। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स तो एक टाइम पे दो पोजीशंस को होल्ड करते हैं, दो ऑफिस को होल्ड करते हैं, बट जो नॉन एक्स ऑफिसियो मेंबर है, ठीक है, अदर देन एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं, उनके पास में ये अथॉरिटी नहीं होती है। यानी कि चेयरपर्सन एक टाइम पे एफएसएसएआई का ही चेयरपर्सन होगा, वो एक टाइम पे किसी अदर मिनिस्ट्री का मेंबर नहीं हो सकता है, कहीं पे कुछ और नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताता है, यानी कि सिलेक्शन कमिटी के बारे में बताता है फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, यानी कि जो चेयरपर्सन का सिलेक्शन होना होता है और जो अदर मेंबर का सिलेक्शन होना होता है, उनका रिकमेंडेशन कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी करती है। तो सिलेक्शन कमेटी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द फूड अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमिटी बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर। तो मेंबर और चेयरपर्सन के सिलेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एक सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे उनके बारे में बात करी जा रही है। वो तो उस सिलेक्शन कमेटी में पहला तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, जो कि उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद में यहाँ पर देखोगे आप सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद में यहाँ पर और कौन मेंबर होगा, और मेंबर जो होंगे सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद द हेल्थ लेजिस्लेटिव एंड पर्सनल, जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से जो भी मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ से जो मेंबर्स होंगे, उसके बाद में यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ से एक मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद में एन इमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो आपको देखो यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो कमेटी बनेगी, इस कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, तो उस कमेटी में जो चेयरपर्सन होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे कंट्री में सबसे बड़ी रैंक होती है। अगर किसी का सपना होता है अपनी लाइफ में गवर्नमेंट सर्विस में बहुत ऊपर तक जाना है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर किसी का कोई सपना नहीं होता। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो बहुत बहुत बड़ी रैंक है। जब आप आईएएस बन जाओगे, आईएएस के बाद में जब आप 15 से 20 से 22 साल की सर्विस, मिनिमम मिनिमम 20 से 22 साल, यहाँ तक कभी कभी 25 से 30 साल की लोग सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद में उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, उसके इसके चेयरपर्सन होंगे वो। उसके बाद में यहाँ पर सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से जो मेंबर होंगे, फिर यहाँ पर सेक्रेटरी इंचार्ज में लेजिस्लेटिव, पर्सनल और ये हेल्थ डिपार्टमेंट से मेंबर्स होंगे। और बाकी यहाँ पर ये आप देखोगे चेयरमैन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस और एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, वो यहाँ पर मेंबर होंगे। तो ये सारे लोग मिल करके क्या करेंगे, इस कमेटी में एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तब जाकर के वहाँ पर चेयरपर्सन का सिलेक्शन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आगे उसको प्रोसीड करेगी, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 2 मंथ, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी एंड 3 months बिफोर the superannuation or completion of the term of office of the chairperson or any member of that authority make a reference to selection committee for filling up of vacancy। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सपोज दैट कि चेयरपर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर कोई और सिचुएशन को देखते हुए, या फिर उसका जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको बोला जाएगा कि दोबारा से वैकेंसी फिल करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको वो दोबारा से करे। बस यहाँ पर कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, जैसे ही मतलब कोई वैकेंसी खाली होती है तो विद इन 2 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इस काम को प्रोसीड करना पड़ेगा, दोबारा से उसको फिल करने के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको दोबारा से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सालों साल तक चेयरपर्सन का जो वैकेंसी है वो वैकेंट पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद में द सिलेक्शन कमिटी शैल फाइनलाइज द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेफरेंस इज बेस्ड टू इट, ठीक है। तो विद इन 2 मंथ इसको फाइनलाइज करना होता है सिलेक्शन कमेटी को कि किसका सिलेक्शन करना है, किसको रिकमेंड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में द सिलेक्शन कमिटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ 2 names फॉर एवरी वैकेंसी रेफर टू एट। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिलेक्शन कमिटी है शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ 2 name, यहाँ पर 2 नेम यहाँ पर रिकमेंड करेंगे ये। उसके बाद में बिफोर रिकमेंडिंग एनी पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी, द सिलेक्शन कमिटी शैल satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as a member। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंड करेगी तो उससे पहले उसको पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें वो देख लेगी, खुद को सेटिस्फाइड कर लेगी कि जो पर्सन है उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तो वो पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा और जो उसके फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही वो इसका रिकमेंडेशन देंगे। नो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी इन द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जो नो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन और अदर मेंबर फॉर फूड
यानी कहने का मतलब है किसी इनवैलिड रीज़न की वजह से यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है वो खाली नहीं रहेगी, ठीक है? तो यानी कि जो रीज़न है, अगर कुछ डेथ हो जाती, रेजिग्नेशन हो जाती, उनके अलावा यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है? अगर ऊपर वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होंगी तभी यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा, वरना नो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेरली बाय रीज़न ऑफ एनी वैकेंसी इन सिलेक्शन कमेटी, ठीक है? तो इसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 7 है जो टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टर्म ऑफ ऑफिस हमें चेयरपर्सन का पता होना चाहिए, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो चेयरपर्सन है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन अ एक्स ऑफिशियो मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर। तो यानी कि चेयरपर्सन जो होता है उसका 3 ईयर का टर्म होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन देयर ऑफिस। जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से इनके 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है? एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 साल के लिए इनका दोबारा से अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसके बाद इनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? इनका 3 साल पूरा हो गया, उसके बाद में रीअपॉइंटमेंट हो सकता है और उसके बाद थर्ड टाइम नहीं हो, ठीक है? फिर क्या है, प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है? तो इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था, उसको लेकर के हम बाद में बात करेंगे। इस एज को लेकर के हम लास्ट में थोड़े से जो अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट में उनको भी डिस्कस करेंगे, बट अमेंडमेंट से पहले ओरिजिनल एक्ट क्या था वो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, इन द केस ऑफ चेयरपर्सन, यानी कि इनका 3 साल पूरा हो जाए या फिर इनकी एज जो है वो 65 हो जाए, उसके बाद ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। इन द केस ऑफ द चेयरपर्सन द एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे कि इन द केस ऑफ मेंबर एज जो है वो 62 ईयर है। अगर आप मेंबर हैं फूड अथॉरिटी के तो 62 ईयर तक, अगर आप चेयरपर्सन है तो 65 ईयर तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में सर सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड द अदर टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी सच एज द मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल सैलरी वैलरी कुछ नहीं बताई गई है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। उस टाइम पे जो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी उसके अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है? उसके बाद में द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक द सब्सक्राइब टू एन ओथ। जो ओथ केयर मनी वगैरह होती है आपकी, ओथ सेरेमनी वगैरह जो होती है, शपथ वगैरह लेते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं, वो सब कौन करेगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, ठीक है? उसके बाद में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर में। तो यहाँ कहने का मतलब देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, जहाँ कहीं भी लिखा हो नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी कि कहीं कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे जो लिखा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लिखा गया है कि रीलिंक्विश हिज ऑफिस बाय गिविंग इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। यानी कि चेयरपर्सन चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे सकता है, उसके बाद में वो अपना यहाँ पर जो पद है वो छोड़ सकता है, यानी कि रिजाइन दे सकता है, ठीक है? बट नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से पहले उसको बताना होगा, मतलब 3 मंथ का टाइम लेकर के उसको चलना होगा। उसके साथ ही साथ बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चेयरपर्सन को रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से, बट कुछ कंडीशंस होंगी जिनको यहाँ पर सेटिस्फाई करना होगा। अब आगे हमारे सामने सेक्शन नंबर 8 है जिसमें रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी के बारे में बताया गया। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 3 में, इसके आगे की, यानी कि सेक्शन नंबर 8 से जो सेक्शन है उसको हम क्लास नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आपको सारी चीज़ों को रिवाइज करना है और आपको जो ओरिजिनल फूड लॉ है, एक्ट है, उसको एक बार ज़रूर देखना है, जिससे आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।